जय हिंद दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज की हमारी मिनिस्ट्री होगी संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। यानी जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मिनिस्ट्री वाइज जितनी भी योजनाएं हैं जो हमारी परीक्षा में आ सकती हैं, वनडे एग्जाम से रिलेटेड, उससे संबंधित हम डिस्कशन करते हैं, उससे संबंधित योजनाओं का डिस्कशन करते हैं। तो आज की हमारी मिनिस्ट्री है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं संस्कृति मंत्रालय की। पहला आज का जो हमारा पहली स्कीम होगी, पहली योजना होगी प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम जैसा आप सुनने में लग रहा होगा कि मौसम से रिलेटेड होगा, तो जब हमारी इसकी मिनिस्ट्री अगर पूछ ली जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे। लेकिन देखा जाए तो ये किसकी है? संस्कृति मंत्रालय की योजना है। तो अगर आपको मिनिस्ट्री पूछी जाती है कि प्रोजेक्ट मौसम कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित है ये, तो हमको बताना है ये संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, तो जैसा कि है योजना का स्वरूप किस तरह का है, ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, यानी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वित्त पोषण करेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। लागू कब हुई थी? जून 2014 में, यानी 2014 में ये लागू हुई थी। तब विश्व सांस्कृतिक समिति की 38वीं बैठक चल रही थी। इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसका अगर ईयर भी नहीं याद करें तो भी चलेगा, हमें पता होना चाहिए बस प्रोजेक्ट मौसम संस्कृति मंत्रालय की एक स्कीम है। तो इसका एम क्या है, जैसा कि हमें पता होना चाहिए एम किसी भी स्कीम का। प्रोजेक्ट मौसम का लक्ष्य यह समझना है कि मानसून हवाओं के ज्ञान और चालन ने हिंद महासागर की संस्कृति को पारस्परिक रूप से किस प्रकार प्रभावित किया है। देखिए, इससे एक बात क्लियर हो रही है कि ये हमारी जो स्कीम है वो हिंद महासागर की क्षेत्र की है, यानी ये एक पर्टिकुलर हिंद महासागर की संस्कृति को पहचानने के लिए प्रोजेक्ट मौसम नाम से एक स्कीम चलाई गई है। और इससे क्या पता लगाना है हमें? समुद्री मार्गों पर सहभागी ज्ञान, प्रणालियाँ, परंपराओं, प्रौद्योगिकियों तथा विचारों का क्या प्रभाव हुआ। यानी हिंद महासागर पर, जो हिंद महासागर का एरिया है उस पर मानसून की हवाओं का, समुद्री मार्गों से सहभागी जो हमारे जो आपस में इंटर कनेक्टेड जो ज्ञान होता है, उसकी प्रणाली, उसकी सिस्टम्स और कैसे कल्चर हैं, उसके बारे में जानने के लिए हमने प्रोजेक्ट मौसम के शुरुआत करी है। वनडे एग्ज़ाम की हमें बस उस पर देखा जाए तो हमें बस ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट मौसम संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, 2014 में लॉन्च किया गया था और ये हिंद महासागर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी होगी और रिकॉल हो जाएगा टाइम पे। हिंद महासागर के भूभाग के देशों के बीच संचार को जोड़ना, यानी आपस में कम्युनिकेशन करवाना और फिर से स्थापित करना, यानी जो पुरानी परंपराएं थी, संस्कृति, उसको दोबारा से स्थापित करना है। इन देशों के मध्य सांस्कृतिक मूल्यों और सरोकारों की बेहतर समझ विकसित होगी, यानी जो कल्चरल हमारे मूल्य हैं अलग, जैसे हमारे देश का कल्चर अलग है, श्रीलंका का कल्चर अलग है, यानी जो कंट्री हैं इनके कल्चरल को आपस में समझना ही इसका एक लक्ष्य है या उद्देश्य है। अच्छा, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हिंद महासागर के भूभाग, तो लेकिन इसमें टोटल कंट्री कितने आएंगे जिसमें हम ये इस प्रोजेक्ट को काम करेंगे इससे मिलके? तो टोटल 39 कंट्रीज़ हैं, यानी 39 देशों में ये योजना काम करेगी। हमारे देश की योजना है 39 देशों से मिल के काम करेगी, यानी उनकी संस्कृति को हमें समझना है, किस तरह से जलवायु परिवर्तन का या किसी भी उसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ा है उसकी संस्कृति पे, वहाँ की संस्कृति पे। तो इसमें 39 कंट्री, हमें 39 कंट्री याद रखने हैं, 39 कंट्री के नाम याद नहीं रखने हैं, इस बात से निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर की अगली योजना को पढ़ते हैं हम। ये देखिए, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, यानी हमने क्या किया है, कुछ क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं, उन्होंने फिर छोटी छोटी योजनाएं लागू करी हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र क्या है। ये भारत सरकार ने पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर, ये शहर हैं, इन शहरों में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र खोले, यानी जोनल कल्चरल सेंटर्स, जेडसीसीज के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये जोनल कल्चरल सेंटर खोले हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की योजना है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत ये जेडसीसीज लोक जनजातीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं, यानी इसके अंतर्गत हम छोटी छोटी कई योजनाएं लागू करेंगे। तो उन छोटी छोटी योजनाओं के बारे में हमें जानना जरूरी है। हमने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के बारे में जान लिया,
भारत सरकार ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, यानी अगर हम जोनल वाइज से अध्ययन करेंगे तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं। तो इसको जोनल वाइज बांट दिया गया है। इसके जोनल हैं पटियाला है, नागपुर है, उदयपुर है, प्रयागराज है, कोलकाता है, दीमापुर है और तंजावुर है। तो इनको बार बार हम रिकॉल करेंगे तो हमें याद आ जाएगा। कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, दे दिया जाए इनमें से 3 शहर दे देंगे, चौथा शहर बोल दिया जैसे पटना है कि नहीं, तो आपको बताना है कि पटना में नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो योजना लागू करी है उसमें एक योजना है युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार। युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार देना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितना पुरस्कार देना है, एज कितनी होगी युवा प्रतिभाशाली कलाकारों की, और किस योजना के किस मंत्रालय द्वारा ये दिया जाएगा, ये जो अवार्ड दिया जाएगा हमें। युवा प्रतिभाशाली कलाकार योजना का प्रारंभ विशेष रूप से दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और पहचानने के लिए किया गया है, यानी उनकी कला को पहचान सकें और उसको एनकरेज कर सकें, उसे उत्साहवर्धन हो, उसे प्रोत्साहित कर सकें। इसलिए इस तरह की पुरस्कार की हमें शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? युवा हैं तो 18 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग आएंगे। प्रतिभाशाली युवा होंगे, उन्हीं को तो पुरस्कार मिलेगा ना। और इसमें पैसे कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे युवाओं को, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको युवा प्रतिभाशाली पुरस्कार दिया जाएगा। युवा प्रतिभाशाली कलाकार पुरस्कार 18 से 30 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। अब हमें क्या क्या याद रखना है? युवा प्रतिभाशाली पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 30 वर्ष तक की होनी चाहिए। कितने पैसे दिए जाएंगे? 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, आगे का पढ़ते हैं। इसमें भी अगली योजना है, छोटी योजना, गुरु शिष्य परंपरा। देखिए इसमें क्या है, जो आने वाली जो हमारे गुरुकुल चलते थे उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी मूल्यवान परंपराओं को प्रसारित करने की परिकल्पना करेगी। यानी जो आने वाली पीढ़ी होंगी, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं या जो कल्चर हैं जिस तरह के, उसको आगे बढ़ाने की परिकल्पना है एक तरह से। शिष्यों को कला के उन स्वरूपों को प्रशिक्षित किया जाएगा दुर्लभ और लुप्तप्राय हैं। यानी हमारे गुरुकुल में जो परंपरा चल रही थी, गुरु शिष्य परंपरा थी, जो लुप्तप्राय हो चुकी है। आजकल देखा जाता है तो जब से वेस्टर्न कल्चर की जो पढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं तो गुरु शिष्य की जो परंपरा वो लुप्त होती जा रही है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये गुरु शिष्य परंपरा को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के दुर्लभ और लुप्त हो रहे कला रूपों की पहचान की जाएगी। यानी जो लुप्तप्राय होते जा रहे हैं, जो छुपते जा रहे हैं मॉडर्न एरा में, उनकी पहचान की जाएगी। गुरुकुलों की परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने, यानी जो वहाँ पे ट्रेनिंग जो कार्यक्रम होते हैं, गुरुकुल अभी भी चल रहे हैं कई जगह पे, वहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रख्यात प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। उसमें इस तरह के लोग ढूंढे जाने हैं जो इस परंपरा से जुड़े हुए हैं और जो लोगों को सिखा सकते हैं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन में भी लोग सीख सकें। ये जो परंपरा है ये लुप्त ना हो जाए, कहीं ये खो ना जाए। इस योजना में गुरु को 7500 रुपये यानी 7,500 रुपये दिए जाएंगे, और जो उसका सहयोगी होगा उसे 3,750 रुपये दिए जाएंगे, और शिष्य को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। यानी इसमें हम उन्हें कुछ पैसे देके उस कल्चर को, उस परंपरा को जागृत रखना चाहते हैं जो लुप्तप्राय होती जा रही है, जो खोती जा रही है। ये हमें हर मंथ मासिक दिया जाएंगे इतने पैसे। 7,500 रुपये गुरु को दिए जाएंगे, सहयोगी को 3,750 रुपये, और जो शिष्य होगा उसे 1,500 रुपये दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, और अधिकतम 1 वर्ष तक दिए जाएंगे। तो गुरु शिष्य परंपरा हम समझ चुके हैं। आगे आने वाले इसमें पढ़ते हैं। एक है रंगमंच कायाकल्प। जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए थे ना, उन्होंने ही इस तरह की योजना लॉन्च की है। रंगमंच कायाकल्प है एक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेज शो, यानी स्टेज शो किए जाएंगे। प्रोडक्शन आधारित वर्कशॉप, थिएटर गतिविधियों को बढ़ावा देना है, और उसके लिए हमें TADA सब चीज़ मिलेगी। यानी TA भी मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। इसको जोड़कर हमें 30,000 रुपये हर शो का एक भुगतान किया जाएगा। रंगमंच कायाकल्प जो भी करेगा उसके लिए 30,000 पर शो दिया जाएगा। इन समूहों को इनकी साख के साथ साथ इनके द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट की योग्यता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी जो रंगमंच पे इस तरह के कल्चर, संस्कृति से सांस्कृतिक जो वो होंगे हमारे कार्यक्रम, उनको बढ़ावा देने के लिए हर एक शो के लिए 30,000 रुपये, और इसको अंतिम रूप कैसे दिया जाएगा उसकी योग्यता को देखते हुए। आगे वाली योजना है शिल्पग्राम। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कारीगरों को डिजाइन के विकास और विपणन सहायता के लिए संगोष्ठियाँ, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों का आयोजन कर क्षेत्र की लोक कला, आदिवासी कला और शिल्प कला को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी ये
जो शिल्पकार होते हैं, जो हाथ कारीगर जो होते हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो कारीगर होते हैं उनकी जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं छुप जाती है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार होते हैं गाँव में, उनकी डिजाइन है, और उनके लिए बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है, उनकी प्रदर्शनियाँ लगाएंगे, शिल्प मेलों का आयोजन किया जाएगा जिसमें उसी तरह के प्रोडक्ट दिए जाएंगे जो किसी ग्रामीण द्वारा हाथ से बनाए गए होंगे या कैसे भी अपनी पुरानी संस्कृति से चलते आ रहे होंगे, उससे मिले जुले होंगे, उसकी लोक कला होगी, या कोई आदिवासी है तो उस क्षेत्र में रहता हो तो उसके लिए इस तरह के शिल्प ग्राम की स्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं, यह है ऑक्टेव, इसे सप्तक भी बोला जाता है, ऑक्टेव। ये कैसा कार्यक्रम है? देखिए, इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे ना, तो अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो हमें रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। इस कार्यक्रम के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार करना, जिसमें 8 राज्य आएंगे। एक तो 7 सिस्टर्स होती हैं और 8वां राज्य इसमें जोड़ दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनमें से 7 सिस्टर्स कौन से हैं। इन्हें 7 बहनें बोला जाता है ना नॉर्थ ईस्ट में, उन 7 सिस्टर्स के नाम लिख के देने हैं। जो नाम लिखिएगा उसका अगले वाले वीडियो में हम नाम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक और है अनुसंधान और प्रलेखन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललित कला आदि के माध्यम से क्षेत्रीय लोक कला, आदिवासी और शास्त्रीय संगीत सहित लुप्त दृश्य और प्रदर्शन कला रूपों को बढ़ावा देना, उनका प्रचार करना है। यानी ये जो हमारी रिसर्च होती हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें क्या होगा, जो संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, रंगमंच होते हैं, साहित्य होते हैं, यानी जो संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, इनको बढ़ावा देना है। क्षेत्रीय लोक कला जो होती हैं, क्षेत्र के अपने अपने कल्चर होते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए जो लुप्त होते जा रहे हैं ना, उनको बढ़ावा देने के लिए उनका प्रचार प्रसार करना है। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला को अंतिम रूप दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में है राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, NCEP के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी जो अभी हमने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए थे ना, इनके बारे में पढ़ा था, इसकी लाइफलाइन इसी को बोला जाएगा। इस योजना के तहत सदस्य राज्यों में कला प्रदर्शन, प्रदर्शनियाँ, यात्रा आदि से संबंधित विभिन्न उत्सव आयोजित किए जाएंगे। यानी इसके जो मेंबर्स होंगे, जो स्टेट मेंबर्स होंगे, उनमें क्या होगा, उनकी कला प्रदर्शनी और यात्रा, इससे संबंधित त्यौहार जैसे मनाए जाएंगे, यानी उत्सव आयोजित किए जाएंगे, उनसे संबंधित कल्चरल उत्सव कह सकते हैं मैंने, सांस्कृतिक त्यौहार, जिसमें कलाकार जो होंगे अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे और मेले जैसे लगाएंगे ना, त्यौहार जैसे लगाएंगे, तो लोग भी बहुत सारे आएंगे, तो इससे क्या होगा, आदान प्रदान होगा एक दूसरे से संस्कृति का, ठीक है। तो ये इसी तरह की एक योजना है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, यानी एक प्रोग्राम है। इसमें कल्चरल एक्सचेंज होगा, यानी एक संस्कृति को दूसरे लोगों को जानने को मिलेगी और दूसरे लोगों की संस्कृति अगले वाले लोगों को जानने को मिलेगी। तो इसके बारे में बस थोड़ा थोड़ा यही है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा देख लेंगे बस। और ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। PDF के लिए आप आस्क CSE नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप PDF पढ़ेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो हमें चीज़ें याद होंगी, और इसका हम टाइम पे टेस्ट लेते रहेंगे तो उससे आपको रिकॉल होता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।